नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आदर्श प्रताप एकेडमी प्रयागराज में। मैं आदर्श। पिछले चैप्टर में मैंने आपको शासन प्रणालियों के बारे में बताया था। आज मैं आपको भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बताऊंगा, जो कि तीसरा चैप्टर है। तो आइए देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। जैसा कि आपको पता है कि 1757 प्लासी के युद्ध से अंग्रेज़ों के शासन की शुरुआत हुई थी और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया था। तो 1764 से लेकर 1947 तक अंग्रेज़ों ने शासन किया, लगभग 200 वर्षों तक। तो इस 200 वर्षों का उन्होंने जो शासन किया, इसके लिए इसको शासन को चलाने के लिए समय समय पर वो कई एक्ट और अधिनियम लाए। तो उन्हीं एक्ट और अधिनियम के द्वारा भारत का संवैधानिक विकास हुआ और हमारा संविधान यहाँ तक पहुँचा। इस तरह हम अपने संविधान को हम लोगों ने बनाया। तो भारत का कैसे संवैधानिक विकास हुआ 1764 से लेकर 1947 तक, इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि वहाँ से लेके 1947 तक हम कैसे पहुँचे। दोस्तों, अंग्रेज़ों का जो शासन है वो 1764 से लेकर 1947 तक था, लगभग 200 वर्षों तक। ये पूरे शासन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है कंपनी का शासन, जो कि 1764 से 1858 तक मानते हैं, और दूसरा था कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1764 से 1858 तक। दूसरा है क्राउन का शासन या विधि का शासन या लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, क्राउन का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ या डेमोक्रेसी। ठीक है, ये 1858 से लेके 1947 तक। इस तरह हम पूरे उनके शासनकाल को, अंग्रेज़ों के शासनकाल को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा, क्राउन का शासन ये इंग्लैंड के संसद के माध्यम से चलाया जाता था। माने जो क्राउन के ही शासन को हम विधि का शासन भी बोलते हैं, लोकतांत्रिक शासन भी बोलते हैं। ये जो शासन है ये इंग्लैंड की संसद के माध्यम से सीधा नियंत्रण किया जाता था। ठीक है, पहले क्या था, पहले कंपनी शासन करती थी और संसद कंपनी के माध्यम से शासन करता था। ठीक है, 1858 के बाद संसद सीधे इंग्लैंड की संसद शासन करने लगी। इसीलिए चूंकि संसद जो है वो वहाँ पे चुने हुए लोग होते हैं, इसलिए और चुने हुए लोगों के द्वारा शासन हो रहा था, इसलिए हम उसको विधि का शासन बोलते हैं या लोकतंत्र की शुरुआत बोलते हैं। ठीक है, एक बात और यहाँ पे ये देखिए, कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत परिषद अधिनियम कब आया और भारत शासन अधिनियम कब आया, इसको भी देख लीजिए। तो 1861, 1892, 1909 ये तीनों जो अधिनियम आए ये भारत परिषद अधिनियम कहलाते हैं, जबकि 1858, 1919 और 1935 का जो अधिनियम है वो भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये जो है पूछा गया है एक आध दो बार। आइए अब देखते हैं अंग्रेज़ों के शासन का पहला भाग, कंपनी का शासन। तो 1764 से लेके 1858 तक जिन एक्ट या अधिनियम के माध्यम से जो शासन हुआ उसको हम कंपनी का शासन बोलते हैं, क्योंकि उस दौरान इंग्लैंड की सरकार कंपनी के माध्यम से भारत पर शासन करती थी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इस दौरान 1764 से लेकर 1858 तक कौन कौन से एक्ट आए। तो 1764 से लेकर 1774, ठीक है, इस दौरान शुरू में क्या था, शुरू में कि बंगाल से उन लोगों के शासन की शुरुआत हुई अंग्रेज़ों के। ठीक है, उसके बाद वो और भी क्षेत्रों को विजित करते गए और भी क्षेत्रों को जीतते गए। तो शुरुआत में जो बंगाल या उसके आसपास का क्षेत्र था, ठीक है, उनके पास, तो उस क्षेत्र का जो मुखिया होता था अंग्रेज़ का, उसको उस समय बोलते थे बंगाल का गवर्नर, जो कि उस समय शुरुआत में रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, उसके बाद पहला जो एक्ट आया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट 1974 में लागू हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये क्यों आया, कैसे आया। शुरुआत में जब कंपनी का शासन यहाँ पे कंपनी का शासन हुआ, उसके बाद यहाँ कंपनी के जो लोग थे वो यहाँ से बहुत सा धन लूट के
वहाँ इंग्लैंड ले जाने लगे। तो इस ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, इंग्लैंड की सरकार जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट लाई। ठीक है, इसके माध्यम से इंग्लैंड सरकार का कंपनी पर नियंत्रण की शुरुआत मानी जाती है। अगर कोई पूछता है कि इंग्लैंड की सरकार का कंपनी पर नियंत्रण किस एक्ट के माध्यम से शुरू हुआ, तो हम कहेंगे और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। आइए देखते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट 1974 में लागू हुआ। इसकी हम खास बातों को देखेंगे। इसका पहला, बंगाल का जो गवर्नर था, इस एक्ट के माध्यम से वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1757 से लेके 1772 तक जो अंग्रेज़ों द्वारा जो विजित प्रदेश थे, उनका जो हेड होता था, जो मुखिया होता था अंग्रेज़ों का, उसे बंगाल का गवर्नर कहते थे। शुरुआत में रॉबर्ट क्लाइव, वेंसीटार्ट, वरेलिस्ट कार्टियर्स कई रहे बंगाल के गवर्नर। 1772 से लेके 1774 तक वारेन हेस्टिंग्स भी बंगाल का गवर्नर था। लेकिन जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 74 में लागू हुआ, उसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि तब तक अंग्रेज़ों के अधिकार में मद्रास और महाराष्ट्र के भी कई हिस्से आ गए थे। तो मद्रास और महाराष्ट्र में गवर्नर बनाए गए। महाराष्ट्र और मद्रास के गवर्नरों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो इसके माध्यम से बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और मद्रास और महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे उनको इनके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था। अगला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। कंपनी के मामलों पर नियंत्रण करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अंग्रेज सरकार ने गठन किया। ठीक है, यहाँ क्या था कि कुछ लोगों का एक परिषद होता था, उसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। ठीक है, तो यहीं से इसी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण की शुरुआत होती है। यहीं से इसी एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण की शुरुआत की। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया और इसी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण की अपनी शुरुआत की। इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंग्रेज़ों के अधिकार में जितने भी क्षेत्र थे, मद्रास और महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी के भी, उनके भी मामले सुनता था। इसके पहले जो न्यायाधीश थे वो इम्पे थे। वो कौन थे? इम्पे। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा अगला, गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय प्रशासक मंडल बनाया गया। ठीक है, माने गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी बनाई गई, उसमें कितने सदस्य थे? गवर्नर जनरल और 4 सदस्य। ठीक है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन, इस पे अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि जो बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग्स क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, आइए अब देखते हैं दूसरा 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि पिट्स उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। पहला, कंपनी के जो मामले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, राजनीतिक और वाणिज्यिक। वाणिज्यिक मामलों के लिए पहले ही रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जा चुका था। राजनीतिक मामलों के लिए इस एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रावधान किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से
ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित किया। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक नियंत्रण की शुरुआत तो नियंत्रण की शुरुआत तो रेगुलेटिंग एक्ट में ही हो गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, लेकिन वास्तविक नियंत्रण पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से स्थापित किया गया। ठीक, अगला है कि गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारिणी है, पहले उसमें 4 सदस्य थे। ठीक है, इस एक्ट में 4 को घटाकर 3 कर दिया गया, माने गवर्नर जनरल प्रशासक मंडल अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे क्या है, केवल प्रशासक मंडल है, यहाँ विधायिका और कार्यपालिका जैसी चीज़ नहीं है, अलग अलग नहीं है। आगे आप देखेंगे कि दोनों अलग भी होगी। ठीक है, आइए तीसरा एक्ट देखते हैं, 1786 का एक्ट। इसमें बहुत कुछ नहीं है इसके, लेकिन ये कई बार पूछा गया है। इसमें क्या था कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल को ये अधिकार मिला कि वो अपने ही काउंसिल का जो फैसला है उसको रद्द कर सके। ठीक है, इसमें केवल यही एक बात है। आइए अगला देखते हैं, चार्टर एक्ट। चार्टर, च से चार्टर और च से 4, इसको याद कर लीजिए। तो कुल 4 चार्टर एक्ट आए। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे 41 लिखा है, माने पहला चार्टर एक्ट। ठीक है, ये 1793 में आया। इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। आइए देखते हैं अगला चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। इसके माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकार में 20 वर्षों की और वृद्धि की गई। ठीक है, 93 में 20 वर्षों की वृद्धि की गई थी, तो 13 आया, और फिर 20 वर्षों की वृद्धि हुई। ठीक, अगला, कंपनी का भारतीय व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, केवल चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर। पहले क्या था कि पहले केवल कंपनी के लोग ही व्यापार कर सकते थे। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन के नागरिकों हेतु भी व्यापार का रास्ता खुल गया। अब ब्रिटेन के नागरिक भी आके यहाँ पे व्यापार कर सकते थे। केवल चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का अधिकार रह गया, बस। ईसाई मिशनरियों का आगमन, ईसाई मिशनरियों का आगमन भी हुआ इस एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए का बजट का प्रावधान भी किया गया। ठीक है, शिक्षा एक पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख का बजट का प्रावधान किया गया। तो ये इसमें लगभग सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी पूछा गया है, ईसाई मिशनरियों का शिक्षा है तो 1 लाख बजट, ये भी पूछा गया है, और ये तो कई बार पूछा गया है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अब देखते हैं तीसरा चार्टर एक्ट, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है। इसकी खास बातें क्या हैं कि इसके माध्यम से कंपनी के अधिकार पत्र में 20 वर्षों की वृद्धि की गई। जैसे 93 में की गई थी, 13 में की गई थी, ठीक है, उसी तरह 33 में। लेकिन यहाँ पे कंपनी की जो व्यापार है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, माने अब कंपनी जो है व्यापार नहीं करेगी। ठीक, और अब कंपनी का काम क्या रहेगा, केवल शासन करना। ठीक है, माने वो भारत में रहेगी तो, लेकिन अब केवल उसका काम क्या रहेगा कि ब्रिटेन सरकार की तरफ से शासन करना। इसके अलावा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले क्या था, सबसे पहले अंग्रेज बंगाल में आए और उसके आसपास के क्षेत्रों को उन्होंने अपने अधिकार में लिया, तो उस समय बंगाल का गवर्नर होता था। ठीक है, धीरे धीरे मद्रास और बॉम्बे के आसपास के क्षेत्र भी उनके अधिकार में आए। तो तब क्या हुआ, तब वहाँ पे गवर्नर बैठा दिए गए और बंगाल में एक गवर्नर जनरल बैठा दिया गया, उसके अंतर्गत मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को कर दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ अब अंग्रेज़ों के जो है अधिकार में और भी ज़्यादा क्षेत्र बढ़े। ठीक है, तो अब जो है पूरे जो
एक तरह से भारत का एक गवर्नर जनरल होने लगा। ठीक है, तो अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि बंगाल के अंतिम और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसके अलावा विधि आयोग का गठन किया गया और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति हुई। हालांकि वो और कैसी नियुक्ति थी, अस्थायी रूप से। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें कौन कौन था, एक गवर्नर जनरल प्लस 3 और सदस्य थे। ठीक है, तो अब पहले क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल और 4 सदस्य, फिर पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से एक चौथे सदस्य अस्थायी सदस्य विधि सदस्य की नियुक्ति होती है। अस्थायी सदस्य के रूप में, चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति होती है। ठीक है, और वो कौन थे, वो थे उस समय लॉर्ड मैकाले। आइए अब देखते हैं चौथा या अंतिम चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसके माध्यम से कंपनी के अधिकार पत्र में वृद्धि की गई, लेकिन उसमें कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई। जैसे पहले क्या था कि 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा था, लेकिन इस बार इसमें क्या किया गया, कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई। अच्छा, इसके तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए और इन्हें क्या कहा गया, विधान पार्षद। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका, यहाँ से देखिए थोड़ा सा अब अलग होना शुरू होंगे। ठीक है, मतलब कि जो ये 6 कार्यकारिणी में जो 6 सदस्य जोड़े गए, इन्हें क्या कहा गया, विधान पार्षद या विधान सदस्य। ठीक है, इनका काम क्या होगा कि गवर्नर जनरल को कानून बनाने में सहायता या मदद करना। ठीक है, माने कानून बनाते समय ये विधान पार्षद जो होंगे ये कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, अब जैसे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी, ठीक है, गवर्नर जनरल प्लस 4, ठीक है, वो तो कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव बॉडी या कार्यपालिका हो गई। ठीक है, लेकिन ये जो 6 नए सदस्य थे ये क्या थे, विधान सदस्य थे, विधान पार्षद थे, ये कानून बनाने के लिए थे। तो अब देखा जाए तो कार्यपालिका और विधायिका को इसमें पृथक किया गया, पृथक करने की व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई। अगला देखते हैं कि जो विधि सदस्य था, गवर्नर जनरल का जो की कार्यकारिणी में चौथा अस्थायी विधि सदस्य जो था उसको अब अस्थायी कर दिया गया। ठीक है, माने गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय कार्यकारिणी, जिसमें कि विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला। इसके माध्यम से जो सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता परीक्षा का पहली बार आयोजन हुआ। ठीक है, माने सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा कब शुरू हुई, इसी एक्ट के माध्यम से 1853 में। पहले प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होती थी ओपन मार्केट से, लेकिन इसके माध्यम से खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सिलेक्शन होने लगा। हालांकि बहुत कठिन थी, लेकिन फिर भी प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये थे, अभी तक हमने जो देखा वो क्या थे, ये ब्रिटिश शासन के पहले पार्ट थे। ठीक है, जो ब्रिटिश शासन माने संवैधानिक विकास का क्या था, पहला चरण, माने कंपनी का शासन। माने ऐसे इसमें क्या था कि ब्रिटेन की सरकार कंपनी के माध्यम से हमारे ऊपर शासन करती थी। तो ये जो एक्ट बनाए गए, ये किसके लिए बनाए गए, कंपनी के लिए बनाए गए, और फिर कंपनी हमारे ऊपर शासन करती थी। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब अगला जो चरण आएगा ब्रिटिश शासन का या संवैधानिक विकास का, वो उसको हम क्या बोलेंगे, क्राउन का शासन या विधि का शासन या लोकतांत्रिक शासन। ठीक है दोस्तों, ये था संवैधानिक विकास का पहला वीडियो। ठीक है, दूसरी वीडियो में
हम विधि के शासन या लोकतांत्रिक सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।